तो स्वागत है आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसमें भारत का राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय विकास, उदय यह कैसे हुआ, भारत की आज़ादी, स्वतंत्रता के जो भारत का राष्ट्रवाद है, नेशनलिज्म इंडिया के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स यानी क्वेश्चन आंसर हैं, मैं उनको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है जो आपके परीक्षा में आने लायक ना हो। इसी वीडियो के माध्यम से पूरा परीक्षा पेपर आपका अच्छा जाएगा। 80 से 90% इसी वीडियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और आपका जो यूनिवर्सिटी है यह किस किस यूनिवर्सिटी के लिए है, तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और महात्मा ज्योतिबा फूले रोहलखंड विश्वविद्यालय बरेली। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास कल 20 जनवरी MGPRU महात्मा ज्योतिबा फूले विश्वविद्यालय के लिए ही है स्पेशल। तो अब जितने भी महात्मा ज्योतिबा फूले के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए ये क्लास जो है सोने पे सुहागा होने वाली है। ये आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके मिस हुए तो आप बाद में वीडियो देखकर पछताओगे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए, क्योंकि इस वीडियो में जो है ना मैं एक एक क्वेश्चन को आपके सिलेबस से ढूंढ कर लेकर आया हूँ। एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड यानी पिछले साल पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है, 100% आने के चांस हैं। तो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद से अभिप्राय है। तो राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है? राष्ट्रवाद वह भावना है जिसके अंतर्गत लोग अपने देश, उसकी संस्कृति, इतिहास और एकता के प्रति प्रेम और निष्ठा रखते हैं। यानी जो राष्ट्रवाद है उसके मतलब राष्ट्रवाद एक भावना है, जैसे हम अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी एकता, प्रेम, निष्ठा के प्रति एक भावना व्यक्त करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है भारत में राष्ट्रवाद का उदय कब हुआ था? तो भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 3 पूछा जाएगा आपसे कि बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर बंगाल विभाजन के समय राखी बांधी गई थी। अगर आपसे पूछे तो बंगाल विभाजन के लिए क्या हुआ था, तो राखी बांधी गई थी। और एक दिवस और मनाया गया था यहाँ पर, वो मुझे थोड़ा ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक दिवस और मनाया गया था जिसको क्या कहते हैं हम? राखी दिवस यानी शोक दिवस मनाया गया था यहाँ पर। शोक दिवस, जब बंगाल विभाजन हुआ था यहाँ पर शोक दिवस मनाया गया था। तो तो यहाँ पूछा जा सकता है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। एक मिनट रुक जाओ। प्रश्न नंबर 4 है स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं को अपनाना। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गांधी जी के राष्ट्रवाद को किससे जोड़ा? राष्ट्रवाद को किससे जोड़ा? तो अहिंसा, सत्य और जन आंदोलन से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण लिखिए। तो भारत में राष्ट्रवाद किस कारण से उदय हुआ, यानी यह किन किन कारणों से फला फूला? तो इसका कारण क्या है? भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, आधुनिक प्रेस, रेलवे व संचार साधनों का विकास, ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों तथा राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रभाव शामिल था। इन कारणों से भारतीयों में राजनीतिक चेतना और एकता की भावना विकसित हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना है। यानी यहाँ पर खाद जो मतलब हमारे यहाँ पर खादी वस्त्र चलते थे उनको बढ़ावा दिया गया था, खादी वस्त्र। और इस आंदोलन ने भारतीय जनता
भारतीय जनता में राष्ट्रवादी भावना को मजबूत किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की भूमिका क्या है? तो अखबारों और पत्रिकाओं ने राष्ट्रीय विचारों को जन जन तक पहुंचाया। केसरी, अमृत बाजार पत्रिका जैसे पत्रों ने जनता को जागरूक किया और अंग्रेजी शासन की नीतियों को आलोचना की। अगला प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, भारत में राष्ट्रवाद के उदय और विकास का वर्णन कीजिए। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदय हुआ और यह कैसे इसका विकास कैसे हुआ, तो इसका क्या कारण है? भारत में राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। यानी जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उस समय क्या थी? ब्रिटिश शासन था। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति, यानी अंग्रेजों की जो आर्थिक शोषण नीति थी, भारी कर और भारतीय उद्योगों का विनाश, यानी हमारे इंडियंस का जो व्यापार था, बिजनेस था, उनका विनाश कर दिया गया। भेदभावपूर्ण प्रशासन से जनता में असंतोष पैदा हुआ, यानी जब इनका जो भेदभावपूर्ण प्रशासन था उससे जनता में क्या हुआ? असंतोष पैदा किया गया। और अंग्रेजी शिक्षा, आधुनिक संचार साधनों और प्रेस ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने राष्ट्रवाद को संगठित रूप से बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने राष्ट्रवाद को जन आंदोलन बना दिया। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रवाद स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक सशक्त शक्ति बन गया। तो अगला प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रवाद में योगदान क्या, स्पष्ट कीजिए। तो हमारे जो गांधी जी थे इनका राष्ट्रवाद में योगदान क्या रहा, तो इसको स्पष्ट कीजिए। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रवाद को जनसाधारण से जोड़ा। उन्हें सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। गांधी जी ने किसानों, मजदूरों, महिलाओं और दलितों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया। उनके नेतृत्व में राष्ट्रवाद नैतिक और जनवादी स्वरूप में विकास हुआ। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 क्या है? एक मिनट रुक जाओ, मैंने पूरा नहीं पढ़ा। हाँ, तो प्रश्न नंबर क्या है? 10 है, महात्मा गांधी जी का भारतीय राष्ट्रवाद में योगदान क्या था? तो इसका योगदान क्या था, हम यहाँ पर चल लेते। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किए, यानी किसान, मजदूर, महिला आंदोलन, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन जैसे ये सभी का गांधी जी ने नेतृत्व किया और उनके नेतृत्व में राष्ट्रवाद नैतिक और जनवादी स्वरूप में विकसित हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक शासन के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। तो औपनिवेशिक शासन की शोषणकारी नीति ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। अंग्रेजों द्वारा आर्थिक दोहन, नस्लीय भेदभाव और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किए जाने के कारण जनता में विरोध की भावना उत्पन्न हुई। यही विरोध आगे चलकर राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो गया। अगला है, एक टिप्पणी आएगी आपको कि सूरत नरसंहार क्या है? नरसंहार क्या है? तो नरसंहार क्या है? सूरत नरसंहार, जिसे सूरत ब्राह्मण हत्याकांड भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? ब्राह्मण हत्याकांड भी कहा जाता है। 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद गुजरात के सूरत क्षेत्र में हुआ नाथूराम गोडसे चित्पावन ब्राह्मण द्वारा गांधी जी की हत्या पर आक्रोशित भीड़ ने चित्पावन ब्राह्मणों पर हमला किया, उनके घर जलाए और कई को मार डाला। कारण क्या था? गोडसे का ब्राह्मण होना, जिससे बदला लिया गया। परिणाम स्वरूप हजारों ब्राह्मण विस्थापित हुए, सामाजिक तनाव बढ़ा। यह घटना स्वतंत्र भारत के पहले हेट क्राइम के रूप में जानी जाती है। यानी ये क्या था? सूरत नरसंहार। इसमें जो नाथूराम गोडसे थे उनके द्वारा गांधी जी की जो हत्या की गई थी उसी को क्या कहते हैं? सूरत नरसंहार। इसकी गांधी जी की हत्या के जो बदला लेने के लिए
जो नाथीराम गांधी जी के समर्थक थे, उन्होंने चित्पावन ब्राह्मणों को मारना शुरू किया, उनको जला दिया गया। तो इस कारण से बहुत सारे ब्राह्मण हजारों की तादाद में क्या हुए, विस्थापित हो गए, यानी सूरत को छोड़कर चले गए। तो इसी को कहते हैं सूरत नरसंहार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर है होम रूल मूवमेंट क्या है, यानी होम रूल आंदोलन क्या है। तो होम रूल मूवमेंट या आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया था, जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन होम रूल की मांग था। तिलक ने होम रूल लीग मुंबई और बेसेंट ने मद्रास में स्थापित की। नेता थे तिलक, बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेहरू जी, और इसे ने राजनीतिक जागृति फैलाई, कांग्रेस को मजबूत किया, लेकिन 1918 में तिलक की गिरफ्तारी से कमज़ोर पड़ गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 खिलाफत आंदोलन 1919 एक मिनट 1924 में मुस्लिमों ने तुर्की खलीफा के पक्ष में शुरू किया। गांधी जी ने असहयोग से जोड़ा। कारण थे रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, नेता अली बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कार्यक्रम थे हिंदू मुस्लिम एकता, ब्रिटिश बहिष्कार। असफलता के कारण खिलाफत की समाप्ति की गई 1924 में, और गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई। इससे जो खिलाफत आंदोलन था वह कमज़ोर पड़ गया और इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला इसकी जो लाला लाजपत राय की राय की 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज से उनकी मौत हो गई पुलिस के द्वारा, जिसका बदला भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या से लिया था। यह घटना क्रांति को तेज किया। जो मतलब पुलिस सैंडर्स के द्वारा गांधी जी की जो लाला लाजपत राय जी की जो हत्या 1928 में की गई थी साइमन कमीशन के विरोध में, तो इस घटना ने जो क्रांति को बहुत तीव्र गति से बढ़ने को प्रेरित किया। अगला क्या आएगा, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, संस्कृति, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता और अपनेपन का बोध कराती है। यह साझा इतिहास, भाषा, धर्म या संस्कृति पर आधारित हो सकती है। राजनीतिक रूप से यह अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और उसकी संप्रभुता की रक्षा करने की प्रेरणा देती है। भारतीय संदर्भ में राष्ट्रवाद का उदय ब्रिटिश उपनिवेशिक शासन के विरोध में और एक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान बनाने की सामूहिक इच्छा से हुआ था। प्रश्न नंबर बी है, 1857 के विद्रोह में खान बहादुर खान की भूमिका, रोल ऑफ खान बहादुर खान। तो खान बहादुर खान रायबरेली रोहेलखंड के पूर्व शासक परिवार के वंशज थे। 1857 के विद्रोह के दौरान उन्हें बरेली के विद्रोह का नेतृत्व किया और स्वयं को वायसराय घोषित किया। उन्होंने न केवल एक कुशल प्रशासन की स्थापना की बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता पर भी बल दिया। उन्होंने ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी, लेकिन अंततः पकड़े गए और 1860 में उन्हें फांसी दे दी गई। वे ब्रिटिश प्रतिरोध के एक प्रमुख प्रतीक बने। अगला प्रश्न देखेंगे, सी, राष्ट्रवाद के उदय में प्रेस और समाचार पत्र का योगदान बताइए। तो प्रेस ने भारतीय जनमानस को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अमृत बाजार पत्रिका, केसरी और द हिंदू जैसे समाचार पत्रों ने ब्रिटिश नीतियों की आलोचना की और लोकतंत्र विचारों का प्रचार किया। प्रेस ने देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को जोड़ा और साझा समस्या पर चर्चा के लिए एक मंच का प्रदान किया। इससे लोगों में औपनिवेशिक शोषण के प्रति जागरूकता आई, जो राष्ट्रवाद का आधार बनी। अगला डी देखेंगे,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। होम के द्वारा की गई थी। शुरुआत में इसका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के साथ संवाद के लिए एक मंच देना था। समय के साथ यह संस्था उदारवादी राजनीति से निकलकर उग्रवादी और अंततः जन आंदोलन गांधीवादी युग का केंद्र बनी। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और भारत को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखेंगे ये आपको 3-3 नंबर की टिप्पणी लिखने के लिए आती हैं, तो आप इन्हें ज़रूर तैयार करके चले जाएं। अगला क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले एक महान उदारवादी नेता थे और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। उन्हें 1905 में स्वेड्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। स्वेड्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। उनका मानना था कि संवैधानिक तरीके और शिक्षा के माध्यम से सुधार लाए जा सकते हैं। वे वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ थे और ब्रिटिश सरकार में भारतीयों की मांगों को प्रभावशाली ढंग से रखते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी विचारधारा के प्रमुख नेता थे। उन्हें नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उन्हें जनता में राष्ट्रवाद जगाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सव शुरू किए। केसरी और मराठा समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ निर्भीक आवाज़ उठाई। वे लाल पाल तिगड़ी के महत्वपूर्ण, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और एक नाम और है बिपिन पाल, ये तीनों थे जिन्होंने हमारे जो राष्ट्रवादी की जागृति को बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा इनका। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने दलितों के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्हें बहिष्कृत हितकारी सभा बनाई और मूक नायक पत्रिका निकाली। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में उन्हें समाज के कमज़ोर वर्गों को कानूनी अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। अगला प्रश्न देखेंगे, यह समझौता, लखनऊ समझौता क्या है? 1916 में क्या था? लखनऊ पैक्ट, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। इसके माध्यम से दोनों दल ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट हुए। इसी दौरान कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में फिर से एक हुए, यानी कांग्रेस जो थी वह 2 दलों में बटी हुई थी, गरम दल और नरम दल। तो हालांकि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन इसने राष्ट्रीय एकता को अस्थायी मजबूती प्रदान की। अगला प्रश्न देखेंगे, होम रूल आंदोलन, यानी होम रूल मूवमेंट 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन की मांग पर आधारित था। इसने भारत के कोने कोने में स्वराष्ट्र का संदेश पहुंचाया और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सुस्त पड़ी राजनीतिक गतिविधियों में एक नई जान फूंक दी। यानी इस आंदोलन ने गांधी जी के बाद जन आंदोलन के लिए जमीन तैयार की। अगला प्रश्न देखेंगे, 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों की रेखांकित कीजिए। तो कारणों को रेखांकित कीजिए। 1857 का विद्रोह अचानक हुआ कोई धमाका नहीं था, बल्कि ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संचित आक्रोश का परिणाम था। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। राजनीतिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत का सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी, सतारा और नागपुर जैसी रियासतों का विलय करना ब्रिटिश साम्राज्य में। आर्थिक कारण क्या थे? आर्थिक कारण अधिक लगान, भूमि कर, भूमि राजस्व की कठोर नीतियां और भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश। सामाजिक कारण क्या थे? सामाजिक कारण थे
सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह जैसी सुधारों को भारतीयों ने अपनी परंपराओं में हस्तक्षेप माना। साथ ही ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों ने धर्म परिवर्तन का डर पैदा किया। और सैनिक कारण क्या थे? तो सैनिक कारण क्या थे इसके? सैनिक कारण थे भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव, कम वेतन और समुद्र पार सेवा करने की अनिवार्यता। तत्कालीन कारण क्या थे, यानी एट प्रेजेंट क्या कारण थे? नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी होने की खबर ने हिंदू और मुस्लिमों दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, जिससे विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रवाद के उदय में रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर को राष्ट्रवाद संकीर्ण राजनीतिक सीमाओं से परे, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और विश्व बंधुत्व पर आधारित था। उनके प्रभाव को निम्न बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो क्या बिंदु थे? टैगोर ने राष्ट्रवाद को केवल ब्रिटिश विरोध तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आत्मसम्मान और आत्मशक्ति भी माना से जोड़ा। उनके द्वारा रचित गीतों और कविताओं ने विशेष अमार, सोनार बंगला और जनगण मन, तो क्या जनगण मन ने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना भरी। 1905 के बंगाल विभाजन के दौरान उन्हें राखी बंधन के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। टैगोर का राष्ट्रवाद मानवतावाद से प्रेरित थे। टैगोर कौन से राष्ट्रवाद और मानवतावाद से प्रेरित था? वे मानते थे कि राष्ट्रवाद को आक्रामक नहीं होना चाहिए। उन्हें शांति निकेतन जैसी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति को सशक्त किया। उनका मानना था कि वास्तविक स्वतंत्रता तभी संभव है जब भारतीय मानसिक रूप से स्वतंत्र और शिक्षित हों। इस प्रकार उन्हें भारतीयों को एक बौद्धिक और सांस्कृतिक गरिमा प्रदान की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है। ये आपके 7.5 नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद आपके 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उदारवादियों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती दौर 1885-1905 को उदारवादी युग कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रमुख नेता थे। विचारधारा कैसी थी इनकी? तो उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। वे अंग्रेजों को शत्रु नहीं बल्कि भारत का मार्गदर्शक मानते थे और ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही सुधारों की मांग करते थे। और इनकी नीतियाँ और कार्यक्रम कैसी थीं? तो उनकी कार्यशैली 3P यानी प्रेयर, याचिका, पिटीशन, प्रोटेस्ट यानी विरोध पर आधारित थी। वे अहिंसा या क्रांतिकारी तरीके के खिलाफ थे। इनका उद्देश्य क्या था? उन्होंने विधान परिषद में विस्तार, सिविल सेवाओं का भारत में आयोजन और प्रशासनिक व्यय में कमी जैसी मांग रखी। यानी ये प्रार्थना करते थे, याचिका करते थे। हालांकि योगदान क्या था? उन्होंने भिक्षावृत्ति की राजनीति का दोषी माना गया उन्हें, लेकिन उन्होंने आर्थिक निकास सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के माध्यम से ब्रिटिश शोषण को जनता के सामने बेनकाब किया और भारत में संवैधानिक राजनीति की नींव रखी। अगला प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। सूरत विभाजन घटना क्या थी? स्पष्ट कीजिए। 1907 सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 गुट बने, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। तो विचारधारा का मतभेद, नरम दल संवैधानिक तरीके से विश्वास करता था, जबकि गरम दल तिलक साहब, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल बहिष्कार और प्रत्यक्ष संघर्ष के पक्ष में थे। अध्यक्ष पद का विवाद, गरम दल लाला लाजपत राय या तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल ने रास बिहारी घोष का समर्थन किया। स्वदेशी आंदोलन का प्रसार,
गरम दल आंदोलन को पूरे भारत में फैलाना चाहता था, जबकि नरम दल इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहता था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में उग्रवाद के उदय एवं विकास पर निबंध लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक था, एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया था। 1885 में 1905 तक कांग्रेस पर उदारवादियों का प्रभाव रहा, जो संवैधानिक सुधारों में विश्वास करते थे, लेकिन उनकी धीमी प्रगति और ब्रिटिश सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये ने युवाओं के एक वर्ग में असंतोष पैदा किया। यानी जो ब्रिटिश सरकार की अपेक्षापूर्ण रवैया था, उनका जो रवैया था वह ठीक नहीं था, उसकी वजह से युवाओं में असंतोष पैदा हुआ। इसी असंतोष से उग्रवाद का उदय हुआ, जिसका नेतृत्व लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने किया। उग्रवाद के उदय के प्रमुख कारण थे। इसके क्या कारण थे प्रमुख? भारत में उग्रवाद के पीछे कई राजनीतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय कारण जिम्मेदार थे। उग्रवादियों के विफलताओं के प्रति असंतोष युवा पीढ़ी का मानना था कि उग्रवादियों की प्रार्थना और याचिका की नीति से कुछ हासिल नहीं होने वाला। वे इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहते थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला बिंदु है ब्रिटिश शासन का असली चेहरा। 1896-97 का भीषण अकाल और उसके बाद फैली प्लेग की भी महामारी के समय ब्रिटिश सरकार की संवेदनहीनता ने भारतीयों को झकझोर दिया। तिलक ने इस दौरान सरकार की आलोचना की, जिसके लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। कर्जन के शासनकाल 1899-1905 की नीतियों ने जलती आग में घी का काम किया। 1905 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम और कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम जैसे कानूनों ने भारतीयों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया। अगला बिंदु देखेंगे, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। उग्रवाद के उदय का सबसे तत्कालिक और प्रमुख कारण था बंगाल का विभाजन। कर्जन ने फूट डालो और राज करो नीति के तहत बंगाल को विभाजित कर दिया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, जिससे पूरे देश में रोष फैल गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। इस समय दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने यूरोपीय अजेयता के मिथक को तोड़ दिया। 1896 में इथोपिया द्वारा इटली को हराना और 1905 में छोटे देश जापान द्वारा रूस को हराना भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत बना। उग्रवाद की विचारधारा और कार्यप्रणाली। उग्रवाद नेताओं की विचारधारा उग्रवादियों से बिल्कुल अलग थी। वे निम्नलिखित सिद्धांतों पर काम करते थे। तो उनके सिद्धांत क्या थे? स्वराज्य का लक्ष्य। जहां उदारवादी ब्रिटिश शासन के तहत सुधार चाहते थे, वहीं उग्रवादियों का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य था। तिलक ने उद्घोष किया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आत्मविश्वास और सम्मान। वे पश्चिमी संस्कृति के बजाय भारतीय संस्कृति और गौरवशाली इतिहास पर गर्व करते थे। लेकिन तिलक ने राष्ट्रवाद को जनता तक पहुंचाने के लिए गणपति और शिवाजी उत्सवों का प्रयोग किया। बहिष्कार और स्वदेशी। उग्रवादियों ने ब्रिटिश वस्तुओं, स्कूलों, न्यायालयों और सरकारी नौकरियों के पूर्ण बहिष्कार का आह्वान किया। इसके बदले उन्हें स्वदेशी भारतीय वस्तुओं का उपयोग और राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। अगला बिंदु है सक्रिय विरोध। वे केवल भाषणों तक सीमित नहीं थे, बल्कि जनता को सड़क पर उतारकर शांतिपूर्ण लेकिन सक्रिय प्रतिरोध करने के लिए प्रेरित करते थे। उग्रवाद का विकास एवं प्रभाव क्या था? 1905 के बाद उग्रवादी आंदोलन
तेजी से फैल गया। स्वदेशी आंदोलन के दौरान हजारों की संख्या में छात्र और महिलाएं सड़कों पर उतरे, विदेशी कपड़ों की होलियां जलाईं। इस लहर ने भारतीय राजनीति के चरित्र को बदल दिया और इसे ड्राइंग रूम की राजनीति से निकलकर आम जनता तक पहुंचा दिया। तो अगला देखेंगे इसमें क्या है। 1907 के सूरत विभाजन ने कांग्रेस के दो फाड़ हो जाने से आंदोलन को धक्का लगा, लेकिन उग्रवादियों ने जो बीज बोए थे वे आगे चलकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आधार बने। उग्रवादियों ने भारतीयों में यह विश्वास पैदा किया कि आज़ादी मांगने से नहीं बल्कि लड़कर लेने वाली वस्तु है। क्या? आज़ादी मांगने वाली वस्तु नहीं बल्कि लड़कर लेने वाली वस्तु है। तो इसका संक्षेप में वर्णन किया, इसका निष्कर्ष क्या निकला। संक्षेप में भारत में उग्रवाद का उदय भारतीय राष्ट्रवाद की परिपक्वता का प्रतीक था। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कानूनों और जेल के माध्यम से इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन उग्रवादी नेताओं ने भारतीय मानस में निर्भीकता और देशभक्ति का जो संचार किया, उसने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा तय कर दी। इनके प्रयासों के बिना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक जन आंदोलन का स्वरूप कभी नहीं ले पाता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है अगला, स्वतंत्रता के प्रथम संघर्ष 1857 में सम्मिलित प्रमुख क्रांतिकारियों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो प्रस्तावना क्या है। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। इसे मात्र एक सैन्य विद्रोह कहना गलत होगा। यह विदेशी दस्ता के विरुद्ध भारतीयों का पहला संगठित और व्यापक सशस्त्र संघर्ष था। इस महासंग्राम में विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं और क्रांतिकारियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। आगे देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई को देखेंगे। रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, जिन्हें हम झांसी की रानी भी कहते हैं, 1857 के संग्राम की सबसे चमकती सितारा रानी लक्ष्मीबाई थीं। डलहौजी की वैभवगत नीति के कारण झांसी छीने जाने पर उन्हें युद्ध का बिगुल फूंका। उन्हें मदद के बजाय संघर्ष चुना। ग्वालियर पर कब्जा किया। ग्वालियर पर कब्जा किया। सर हुरोज ने उनके बारे में कहा था कि विद्रोहियों में यह सोई हुई महिला एकमात्र मर्द थी। यानी क्या, जो हमारे विद्रोही थे, एनिमीज थे, उनमें सोई हुई एकमात्र महिला कौन थी। झांसी की रानी। अगला प्रश्न देखें। अगला बिंदु देखेंगे तात्या टोपे। तात्या टोपे कौन थे। तात्या टोपे एक कुशल सैन्य रणनीतिकार थे। उन्हें मुख्य रूप से छापामार युद्ध का सहारा लिया। उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की मदद की और उनके शहीद होने के बाद भी लंबी अवधि तक अंग्रेजों को छकाया। अगले थे नाना साहेब कानपुर में थे। अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी पेंशन बंद कर दी जाने से वे अंग्रेजों के कट्टर शत्रु बन गए थे। उन्होंने न केवल सैन्य नेतृत्व किया बल्कि एक समानांतर प्रशासन भी चलाया। कुंवर सिंह बिहार में जगदीशपुर बिहार के 80 वर्षीय जमींदार कुंवर सिंह ने वीरता की एक मिसाल पेश की। उम्र के उस पड़ाव पर उन्होंने अदम्य साहस दिखाया। जब युद्ध के दौरान उन्हें हाथ में गोली लगी तो उन्होंने स्वयं अपना हाथ काट दिया, गंगा में प्रवाहित कर दिया ताकि जहर शरीर में ना फैल सके। अगले थे कौन। बेगम हजरत महल लखनऊ से। तो अवध की बेगम ने अपने बेटे
ब्रिटिश कादिर को नवाब घोषित कर दिया। लखनऊ में विद्रोह का सफल नेतृत्व किया। उन्होंने ब्रिटिश सेना को रेजिडेंसी में छिपने पर मजबूर कर दिया। निष्कर्ष क्या निकला इनका? यद्यपि यह संघर्ष सैन्य रूप से असफल रहा, लेकिन इन क्रांतिकारियों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए राष्ट्रवाद का बीज बोया। उनकी शहादत ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और भारतीय जनता को विश्वास दिलाया कि वे संगठित होकर अंग्रेजों को चुनौती दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय जागृति के फलस्वरूप होने वाले विभिन्न आंदोलनों का वर्णन कीजिए। आपको पढ़कर लग रहा है कि नहीं कि जितने भी प्रश्न हैं ये इम्पोर्टेंट हैं या इम्पोर्टेंट नहीं है? आप कमेंट में ये बात ज़रूर बताएं। मुझे तो लग रहा है कि राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म इन इंडिया के लिए सभी क्वेश्चन जितने भी मैंने अभी तक पढ़ाए हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसकी प्रस्तावना क्या है? प्रथम विश्व युद्ध 1914 और 1918 ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए सुधारों का वादा किया था, लेकिन युद्ध के बीच और उसके तुरंत बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने भारतीयों को आंदोलित कर दिया। इस काल में राष्ट्रीय जागृति के कारण कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए। प्रमुख आंदोलन और गतिविधियां। तो इसमें पहला आंदोलन कौन सा है? होम रूल आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। यह आंदोलन सबसे प्रभावी रहा। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए स्वशासन प्राप्त करना था। इस आंदोलन ने पहली बार राष्ट्रवाद के संदेश को आम जनता और गांवों तक पहुंचाया। इसने उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच खाई को पटाने का काम किया। जो उग्रवादी यानी उदारवादी यानी नरम दल और गरम दल के बीच जो खाई थी उसको कम करने का काम किया। किसने? होम रूल आंदोलन ने। फिर दूसरा आंदोलन था गदर आंदोलन। गदर आंदोलन क्या था? भारत के बाहर विशेषकर उत्तरी अमेरिका में वसे क्रांतिकारियों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का लाभ उठाकर भारत में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। यद्यपि यह सफल नहीं हो पाया, हो सका, लेकिन इसने क्रांतिकारियों के राष्ट्रवाद को नई ऊर्जा दी। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का। तो इसका उदय कैसे हुआ गांधी जी का? विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय भारतीय राजनीति के केंद्र में आए। 1917 का चंपारण सत्याग्रह और 1918 का खेड़ा आंदोलन सीधे तौर पर विश्व युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों और किसानों के शोषण के विरुद्ध था। इन आंदोलनों ने गांधी जी को एक जन नेता यानी लोगों का नेता के रूप में स्थापित किया। अगला खिलाफत आंदोलन है। अगला खिलाफत आंदोलन क्या था? देखो, खिलाफत आंदोलन का आरंभ युद्ध के अंत में तुर्की के खलीफा के साथ किए गए व्यवहार ने भारतीय मुसलमानों में भारी असंतोष पैदा किया। इसने खिलाफत आंदोलन की नींव पड़ी। इससे क्या खिलाफत आंदोलन की नींव पड़ी? जिससे आगे चलकर असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर हिंदू एकता का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया। राष्ट्रीय जागृति के प्रभाव क्या थे? विश्व युद्ध ने भारतीयों की आर्थिक स्थिति खराब कर दी। महंगाई और करों के बोझ ने आम जनता यानी आम आदमी को त्रस्त कर दिया। इसी असंतोष ने ब्रिटिश शासन के प्रति डर को समाप्त कर दिया। इसी काल में 1916 का लखनऊ समझौता हुआ, जिसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया।
इसका निष्कर्ष क्या रहा? निष्कर्ष क्या रहा? प्रथम विश्व युद्ध का काल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रसव पीड़ा की तरह था। इसी दौरान पुराने नेतृत्व की जगह गांधीवादी युग का सूत्रपात हुआ। इस काल के आंदोलनों ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारतीय जनता केवल छोटे मोटे सुधारों से संतुष्ट होने वाली नहीं, बल्कि यह पूर्ण स्वशासन की ओर कदम बढ़ा चुकी है। अगले इसमें प्रमुख टिप्पणियां पूछ सकती है आपसे मंगल पांडे पर। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक भारतीय सिपाही थे जिन्हें 1857 के विद्रोह का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एनफील्ड राइफल के चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया कर विरोधी विद्रोह की शुरुआत की। उनकी इस बहादुरी और उसके बाद उन्हें दी गई फांसी ने पूरे भारत में देशभक्ति की लहर पैदा कर दी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम महान शहीद कहलाए। दूसरी टिप्पणी पूछ सकता है आपसे, किस पर पूछ सकता? बाल गंगाधर तिलक जी पर लिखिए। तो तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गरम दल के प्रमुख नेता थे। उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। उनका नारा स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा पूरे राष्ट्र का एक मूल मंत्र यानी एक मंत्र बन गया। उन्होंने जनता में राष्ट्रवाद जगाने के लिए केसरी और मराठा अखबार निकालने तथा गणपति और शिवाजी उत्सवों की शुरुआत की। वे भारतीय अशांति के जनक फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं। अगली टिप्पणी पूछी जा सकती है धन का निकासन। यह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी द्वारा अपनी पुस्तक पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया गया है। इसके अनुसार ब्रिटिश सरकार भारत के संसाधनों और धन को वेतन, पेंशन और व्यापारिक लाभों के रूप में बिना किसी प्रतिफल के इंग्लैंड ले जा रही है। इस प्रक्रिया ने भारत को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया और यहाँ भीषण गरीबी का कारण बनी। इस सिद्धांत ने भारतीयों को ब्रिटिश शासन के वास्तविक शोषणकारी स्वरूप से अवगत किया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है बंगाल का विभाजन। वर्ष 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को विभाजित कर दिया था। वास्तव में इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करना था। इसके विरोध में पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ। अंततः भारी विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार को 1911 में इस विभाजन को रद्द करना पड़ा। अगली टिप्पणी पूछी जा सकती है लॉर्ड लिट्टन का प्रतिक्रियावादी शासन क्या था। तो लॉर्ड लिट्टन 1876 से लेकर 1880 तक इसका शासन रहा। लिट्टन की नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद को तीव्र करने में उत्प्रेरक का कार्य किया। उनके द्वारा लागू वारनक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि आर्म्स एक्ट ने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगा दी। दिल्ली दरबार पर भारी खर्च और सिविल सेवा की आयु कम करने जैसी उनकी दमनकारी नीतियों ने शिक्षित भारतीयों में भारी दोष पैदा किया, जिससे देश में संगठित राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1857 के स्वरूप की समीक्षा कीजिए यानी नेचर की समीक्षा कीजिए। तो 1857 का स्वरूप इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय रहा। इसके मुख्य दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। तो इसका पहला स्वरूप क्या है?
सैनिक विद्रोह। ब्रिटिश इतिहास जैसे जॉन लॉरेंस इसे केवल चर्बी वाले कारतूसों से उपजा एक सीमित सैन्य विद्रोह नहीं मानते थे। स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम। वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम कहा। इसमें राजाओं, जमींदारों, किसानों और सैनिकों ने मिलकर विदेशी शासन को उखाड़ने का प्रयास किया था। सामंती प्रतिक्रिया। विद्वानों के अनुसार यह पुराने जमींदारों और राजाओं द्वारा अपने खोए हुए विशेषाधिकारों को वापस लाने का प्रयास था। अगला क्या बिंदु था? अगला स्वरूप था हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। जेम्स आउट्रम जैसे विचारकों ने इसे अंग्रेजों के खिलाफ एक धार्मिक षड्यंत्र का नाम दिया। इसका निष्कर्ष क्या निकला था? यद्यपि इसकी शुरुआत सैनिकों द्वारा हुई, लेकिन खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह जैसे नेताओं की भागीदारी ने इसे एक राष्ट्र स्वरूप प्रदान किया। यह वास्तव में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संचित जन आक्रोश की पहली बड़ी अभिव्यक्ति थी। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था और किस घटना से इसे प्रेरित किया? किस घटना ने इसको प्रेरित किया? तो स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक के साथ हुआ था। प्रेरक घटना क्या थी? इस आंदोलन का मुख्य कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन था। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने तर्क दिया कि यह स्वप्रशासन सुधार के लिए है, लेकिन असल में उसका उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद को कमज़ोर करना और हिंदुओं व मुसलमानों के बीच फूट डालना, यानी उनके बीच खाई पैदा करना। इसके विरोध में भारतीयों ने विदेशी वस्तुओं, विशेषकर ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया और स्वदेशी यानी भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर क्या है? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? इसके मुख्य कारण क्या थे? तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक विभाजन 1905 के सूरत अधिवेशन में हुआ था, जिसे सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण नरम दल और गरम दल के बीच विचारधारा का मतभेद। गरम दल तिलक, लाला लाजपत राय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे और पूर्ण स्वराज्य की मांग कर रहे थे, जबकि नरम दल इसे केवल बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे और संवैधानिक तरीके से विश्वास रखते थे। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विवाद ने इस विभाजन को अंतिम रूप दे दिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न अगला है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका यानी बांग्लादेश में हुई थी। प्रमुख नेता कौन थे? इसकी स्थापना में नवाब सलीमुल्लाह खां, ढाका के नवाब आगा खां तृतीय प्रथम अध्यक्ष और नवाब मोहसिन उल मुल्क की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाद में मोहम्मद अली जिन्ना इसके सबसे प्रभावी नेता बने। इस संगठन का प्रथम उद्देश्य ब्रिटिश सरकार भारत में मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? भारत में राष्ट्रवाद के विकास हेतु उत्तरदायी कानूनों की विवेचना कीजिए। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि विभिन्न कारकों का सम्मिश्रण था। ब्रिटिश शासन का प्रभाव, अंग्रेजों द्वारा देश का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण से भारतीयों में एकता की भावना जगी। आर्थिक शोषण, ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय कृषि और उद्योगों का पतन हुआ, जिससे जनता में असंतोष फैला। पश्चिमी शिक्षा,
पश्चिमी शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्र, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से परिचित कराया। सामाजिक धार्मिक सुधार राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे सुधारकों ने कुरीतियों को दूर कर भारतीयों में आत्मसम्मान जगाया। यातायात और संचार, रेलवे, डाक और तार सेवाओं ने देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एक दूसरे के करीब लाया। अगला है प्रेस की भूमिका। समाचार पत्रों ने ब्रिटिश की दमन कहानियाँ घर घर पहुँचाई और जनमत तैयार किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इससे संबंधित विचार क्या हैं? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में होम के प्रयासों से हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। स्थापना के विचार, इसके पीछे दो मुख्य विचार माने जाते हैं। पहला सॉफ्टी वल्व सिद्धांत, जिसके अनुसार अंग्रेजी भारतीयों के बढ़ते असंतोष को एक संवैधानिक मंच देना चाहते थे ताकि 1857 जैसी क्रांति न हो। दूसरा विचार तड़ित चालक लाइटिंग कंडक्टर का है, जिसके अनुसार भारतीय नेताओं ने अहोम का उपयोग सरकारी दमन से बचने के लिए एक कवच के रूप में किया। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और राजनीतिक चेतना को जगाना था। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण 1885 और 1905 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शुरुआती दौर को उदारवादी चरण कहा जाता है। इसके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले थे। विचारधारा कैसी थी? उदारवादी, प्रार्थना याचिका और विरोध, 3P प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट की नीतियों में विश्वास रखते थे। वे ब्रिटिश न्यायप्रियता में भरोसा रखते थे और क्रमिक सुधार चाहते थे। योगदान क्या था इनका? ब्रिटिश शासन के आर्थिक निकास सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ के उजागर किया। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता पैदा की और विधायी परिषदों के विस्तार की नींव रखी। हालांकि उन्हें भिक्षावृत्ति के लिए आलोचना सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने ही भविष्य के व्यापक आंदोलन का आधार तैयार किया। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार क्या थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी अत्यंत गहरे और आलोचनात्मक थे। वे संकीर्ण या आक्रामक राष्ट्रवाद के विरोधी थे। मानवतावाद बनाम वर्सेस राष्ट्रवाद। टैगोर का मानना था कि मानवता राष्ट्रवाद से ऊपर है। उसके अनुसार राष्ट्रवाद अक्सर स्वार्थ और शक्ति के प्रदर्शन का रूप ले लेता है, जो युद्ध और घृणा को जन्म देता है। विश्व बंधुत्व। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीयतावाद पर जोर दिया और चाहा कि भारत पूरी दुनिया के साथ मिलकर चले। अगला है संस्कृति विवाद। वे राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक महत्व आत्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता को देते थे। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद को केवल सीमाओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इससे समाज की सेवा और प्रेम पर आधारित होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन क्या है? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय एवं बिपिन चंद्र पाल के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति ने उदार उग्रवादियों या गरम दल की विचारधारा का नेतृत्व किया। इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग को जन आंदोलन बनाया। बाल गंगाधर तिलक क्या थे? तो इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उन्होंने जनता को एकजुट करने के लिए गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। केसरी और मराठा अखबारों के मध्य से ब्रिटिश शासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की। और अगले थे लाला लाजपत राय की क्या विचारधारा थी?
तो पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध उन्हें पंजाब के स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। वे एक महान शिक्षाविद और लेखक थे। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठीचार्ज के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए और जो अंततः उनकी मृत्यु का कारण बना, जिसका कारण भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या से लिया। बिपिन चंद्र पाल, इन्हें भारत में क्रांतिकारी विचारधारा का जनक कहा जाता है। उन्होंने बंगाल का विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को पूरे देश में फैलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न्यू इंडिया और वंदे मातरम जैसे पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करते थे। निष्कर्ष क्या था इसका? इन तीनों नेताओं ने प्रार्थना की कि राजनीति की बजाय आत्मनिर्भर और संघर्ष का रास्ता चुनना, जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई ऊर्जा और दिशा मिलनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक कहा जाता है इनको ही। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। इन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक सुधार, पहला बिंदु क्या है इनका? सामाजिक सुधार में इनकी भूमिका रही थी। तो क्या भूमिका थी? उन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद जैसी कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाकर भारत को एक आधुनिक बनाया। अगला धार्मिक सुधार थे। धार्मिक सुधार में क्या हिस्सा था इनका? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और एकेश्वरवाद का प्रचार किया, जिससे भारतीयों में तार्किक सोच की विकसित हुई। अगला देखो, शिक्षा और प्रेस में क्या योगदान था इनका? तो शिक्षा, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया और मिरात उल अखबार जैसे पत्रों के माध्यम से जनता में राजनीतिक चेतना जगाई। स्वतंत्रता के विचार क्या थे इनके? वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे, जिसने भविष्य के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। बाल गंगाधर तिलक का नारा और उसका महत्व क्या है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का नारा क्या था? बाल गंगाधर तिलक जी का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इसका महत्व क्या था? आत्मविश्वास। इस नारे ने भारतीयों के मन से ब्रिटिश शासन का डर निकाला और उनमें आत्मविश्वास भरा। लक्ष्य का निर्धारण, इससे पहले कांग्रेस का लक्ष्य केवल सुधार था, लेकिन तिलक ने स्वराज्य स्वशासन को आंदोलन का मुख्य लक्ष्य बना दिया। जन आंदोलन, इस नारे ने स्वतंत्रता संग्राम को उच्च वर्ग से निकालकर आम जनता, किसानों और मजदूरों तक पहुंचाया। इसने राष्ट्रवाद को एक नई और आक्रामक दिशा दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों त्याग दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपनी ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, जो ब्रिटिश सरकार ने इनको दी थी। अमृतसर में निहत्थे लोगों पर हुए ब्रिटिश क्रूरता से वे अत्यंत व्यथित थे। उन्होंने वायसराय को पत्र लिखकर कहा कि ऐसी उपाधियां अपमान के इस दौर में बेमानी है। अगला है अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारणों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह प्रश्न, जो है लगभग हर साल पूछा जाता है। तो अंग्रेजी शोषण, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने किसानों और व्यापारियों को बर्बाद कर दिया था, जिससे लोगों में भारी असंतोष पैदा हुआ। आधुनिक शिक्षा और प्रेस, पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे विचारों से परिचित कराया। समाचार पत्रों ने राष्ट्रवादी चेतना को घर घर पहुंचाया। सामाजिक सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे सुधारकों ने भारतीयों में स्वाभिमान और गौरव की भावना जगाई। परिवहन, डाक, संचार, रेल और डाक तार व्यवस्था ने देश के अलग अलग हिस्से के लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया। लॉर्ड लिट्टन की दमनकारी नीतियां, वारनक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट ने आग में घी डालने का काम किया। अगला प्रश्न देखेंगे 57,
क्या है 1857 के विद्रोह के कारण और असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। तो क्या कारण थे? राजनीतिक गोद निषेध नीति, आर्थिक जमींदारी प्रथा, धार्मिक चर्बी वाले कास्तूर और तत्कालीन कारण। असफलता के क्या कारण थे? एकता की कमी, समिति क्षेत्र, बेहतर हथियारों का अभाव और भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजों का साथ देना। इसका महत्व क्या था? भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहली बार एक संगठित संघर्ष की नींव रखी। अगला है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए। परीक्षा में अक्सर इन तीनों में से एक या गांधी जी की भूमिका पूछी जाती है। तो क्या था? असहयोग आंदोलन 1920 और 1922 में जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया था। चोरी चोरा कांड के बाद इसे वापस लिया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1930 में। दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह से इसकी शुरुआत हुई। इसका लक्ष्य ब्रिटिश कानूनों को विनम्रतापूर्वक तोड़ना था। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, करो या मरो का नारा दिया वहाँ पर, डू या डाई दिया गया। यह अंतिम और सबसे निर्णायक संघर्ष था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके प्रारंभिक चरण उदारवादी पर चर्चा करें। स्थापना क्या है? 1885 में होम द्वारा उदारवादी दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता आदि, इनका मानना था कि प्रार्थना पत्रों और संवैधानिक तरीके से सुधार लाया जा सकते हैं। गरम दल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनका मानना था कि स्वराज केवल संघर्ष और त्याग से ही मिल सकता है। मुखिया पर टिप्पणी लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी। स्वदेशी आंदोलन 1905, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में ढाका में आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा। और खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाया गया आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीयवाद के उदय के कारण क्या हैं? भारतीय राष्ट्रीय के उदय के कारण मुख्य कारण थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना। ये आपके लिए बहुत प्रमुख मैं ये प्रश्न लेकर आया हूँ, इनका आंसर नहीं लाया हूँ। ये मैं केवल आपको ये इसलिए लेकर आया हूँ ये कि आपकी जो परीक्षा में कैसे किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो एक बार इनको मैं पढ़कर सुना देता हूँ। अगर आपको इनका आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो में आपका आंसर की प्रोवाइड कर दूँगा। तो क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 के उद्देश्य और इसके प्रारंभिक उदारवादी चरणों पर चर्चा करें, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। असहयोग आंदोलन, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन के कारण और इसके महत्व पर वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं ऊपर करा चुका हूँ, जो क्वेश्चन नहीं हुआ होगा अगर आप कमेंट में बता दोगे, या मतलब गूगल से रिसर्च कर लेना इन क्वेश्चनों के बारे में, वो बता देगा पूरा, या फिर आप कमेंट में बता देना, मैं खुद दे दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों और भारतीय स्वतंत्रता में इसकी भूमिका का विश्लेषण करें। क्रांतिकारी आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों का योगदान की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, 1919 का अधिनियम, 1919 के भारत सरकार अधिनियम का मुख्य विशेषता और इसके नियमों को स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई और इसकी उपलब्धियां क्या थीं? मुस्लिम लीग और द्विराष्ट्र सिद्धांत, मुस्लिम लीग की स्थापना और पाकिस्तान की मांग के पीछे के कारण बताइए। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस और INA इंडियन नेशनल भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज
आज़ाद हिंद फौज की भूमिका वर्णन कीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारणों का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देखिएगा, भारतीय राष्ट्र का उदय किसी एक घटना का परिणाम नहीं बल्कि यह लंबे समय से चले आ रहा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक असंतोष का नतीजा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में एक राष्ट्र की भावना जागृत हुई, जिससे स्वतंत्र संग्राम की नींव रखी गई। राष्ट्र के उदय के मुख्य कारण क्या हैं? 1857 का विद्रोह। अब भले ही 1857 का विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों के मन में ब्रिटिश शासन के खिलाफ साहस और एकता का बीज बो दिया, जिसे इसने भविष्य के आंदोलन के लिए प्रेरणा का कार्य किया। दूसरा था राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए पूरे देश में एक समान कानून, न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा लागू किया। इससे अलग अलग रियासतों में बटा भारत एक राजनीतिक सूत्र में बंध गया, जिससे लोगों में एकता का भाव पैदा हुआ। आर्थिक शोषण क्या थे? आर्थिक शोषण थे ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों, जैसे दादाभाई नौरोजी का धन का निकासन सिद्धांत या ड्रेन ऑफ वेल्थ ने भारतीय हस्तशिल्प और उद्योगों को नष्ट कर दिया। किसानों पर भारी लगान और बार बार पड़ने वाले अकालों ने जनता को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से भारतीय युवा पश्चिमी लोकतांत्रिक विचारों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के संपर्क में आए। रूसो, मैजनी और मिल्टन जैसे विचारकों को पढ़कर भारतीयों में स्वशासन का इच्छा जागृत हुई। अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा क्या है? आधुनिक परिवहन और संचार के साधन क्या हैं? रेलवे, डाक और टेलीग्राफ की शुरुआत ने भारत के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एक दूसरे के करीब ला दिया। अब राष्ट्रवादी नेता आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर अपने विचारों का प्रचार कर सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय समाचार पत्र और साहित्य क्या है? केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू जैसे समाचार पत्रों ने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों को जनता के सामने रखा। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ और वंदे मातरम गीत ने देशभक्ति की लहर पैदा की। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ क्या हैं? तो लॉर्ड लिटन की दमनकारी नीतियाँ क्या हैं? लॉर्ड लिटन के कुछ कार्यों ने आग में घी का काम किया, जैसे वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, भारतीय भाषा के अखबारों पर पाबंदी, आर्म्स एक्ट यानी भारतीयों को हथियार रखने पर रोक, एल्बर्ट बिल विवाद जिसे यह साफ कर दिया कि अंग्रेज भारतीयों को समान नहीं मानते। निष्कर्ष क्या निकला इसका? इन सभी कारकों ने मिलकर भारतीयों को एकजुट किया और 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसने आगे चलकर संगठित रूप से आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं विशेषकर बता दूं, MGPRU यानी महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। 20 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। एक ही क्लास में मैंने आपको इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। आपको किसी और क्लास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी क्लास से आपका पूरा मॉडल पेपर का निचोड़ है। ये पूरी मतलब क्लास से मैं पूरे जो किताब है आपकी पूरी जो किताब से निचोड़कर एक एक प्रश्न को उठाकर लाया हूँ। आप देख सकते हो क्लास में आपको कैसे प्रश्न लगे कमेंट में बताना। और अगर आपको इस क्लास से थोड़ी सी भी हेल्प यानी मदद लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आपको लगे कि हमारे चैनल से कुछ आपकी मदद हो सकी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी कर दें। जय हिंद, धन्यवाद। एक और पॉलिटिकल साइंस की BA थर्ड सेमेस्टर के फिफ्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री का एक और एग्ज़ाम है सोशियो कल्चर कुछ करके। मैं उसकी भी 21 जनवरी के एग्ज़ाम की भी वो लेकर आ रहा हूँ वीडियो, तो उसका देखना मत भूलना।
और जो आपका 22 का भी एक पेपर है, मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो हिस्ट्री के जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और अपने दोस्तों को भी बता दें कि उस चैनल पर इस प्रकार की क्लास मिलते हैं। आप हमारे कंटेंट से बिल्कुल भी निश्चित रहें, कंटेंट एकदम हम 100% लाते हैं जो पूछे जा सकता है। तो आगे के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।